सीधे ग्राउंड जीरो से मैं कर रहा हूं। शंभू बॉर्डर का नाम अब पूरा देश जान गया है, वाकिफ हो गया है। हरियाणा पंजाब सीमा पर यहां पर किसान डेरा डाले हुए हैं, हुंकार भर रहे हैं दिल्ली चलो की। क्यों? क्योंकि अन्नदाता परेशान है, नाराज है। जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया जाता है, अन्नदाता से नवाजा जाता है, लेकिन मेहनत की माकूल कीमत किसान को नहीं मिलती है। देश का पेट भर देता है, अपने पेट भरने को पैसे नहीं होते। तो मुख्य मांग क्या है? तीसरा दिन हो गया है इस आंदोलन का, दिल्ली चलो, लेकिन आज विराम लगा है क्योंकि तीसरे दौर की बातचीत भी हो रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसान कह रहे हैं एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दे दिया, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, सम्मान दिया, लेकिन किसान का कल्याण कितना और कहां हो रहा है? क्या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जा रही हैं? क्या एमएसपी तय करने के लिए C2+50% का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है या A2+FL से ही काम चलाया जा रहा है? और वो भी जो दाम मिलते हैं वो धान, गेहूं, थोड़ा बहुत चना, बाकी जो 20 फसलें हैं उनकी औने पौने दाम पर खरीदी आम बात हो चुकी है। एमएसपी पर खरीदी 5% से भी नीचे। ज्वार, बाजरा, मक्का, इसकी तो 0.26% खरीदी हो रही है एमएसपी पर। अब सरकार कहती है, अर्थशास्त्री कहते हैं अरे भाई भारी बोझ पड़ जाएगा, 17 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ जाएगा सरकार पर। लेकिन ये तो तब जब एक एक दाना सरकार खरीदे। क्या किसान कह रहे हैं एक एक दाना सरकार खरीदे? और खरीदती भी है क्या? पर जो बाकी लोग खरीदते हैं वो एमएसपी से नीचे क्यों खरीद रहे हैं और उस पर दंड क्यों ना दिया जाए? इसके साथ ही साथ किसानों को लेकर जो बाड़ेबंदी की गई है, जो कीलें ठोक दी गई हैं फिर से सड़कों पर, कटीली तारें, कंक्रीट बोल्डर्स वो लगा दिए गए हैं। जिस इलाके में मैं हूं, मुझे शो इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं। जी किसान हिंसक हो जाएंगे, वही पुराना नैरेटिव, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, नक्सली और न जाने कितनी कितनी संज्ञाओं से नवाजा गया। अब फिर वही बात कही जा रही है। अनिल विज बड़े मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, वो कहते हैं कि ये चंडीगढ़ में बात क्यों नहीं करते, दिल्ली क्यों जाना चाह रहे हैं, ये दिल्ली को दहलाना चाहते हैं। दिल्ली में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं। लोग खौफजदा हैं कि भाई फिर से ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ेगा, रूट बदलने पड़ेंगे। आम आदमी को परेशानी कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसान उनको परेशान कर रहा है या यहां पर उस तरह का एक नैरेटिव, उस तरह की तस्वीर भी पेश की जा रही है। और जो ग्राउंड जीरो पर किसान बैठे हैं उनका दुख दर्द साझा करने के लिए, उनकी पीड़ा समझने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में से बहुत ही कम लोग यहां तक आने की जहमत भी उठाने की कोशिश करते नहीं दिखाई देते हैं। तो बातचीत से निकलेगा हल, सरकार बनाम किसान, निकलेगा कोई समाधान? यह है आज का बिल्कुल सीधा सवाल। और आज मेरे साथ 250 से ज्यादा किसान संघ हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और इस आंदोलन के दो सबसे बड़े चेहरा, या मैं कहूं चेहरे, सरवण सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल मेरे साथ मौजूद हैं। और बाकी यहां पर वरिष्ठ लोग हैं और आम किसान भी मौजूद हैं। बातचीत करने जा रहे हैं पंढेर साहब। बातचीत किस बात को लेकर? यहां पर जब मांगों का खाका आता है, सरकार कहती है 90% मांग तो हमने मान ली, बाकियों के लिए थोड़ा समय चाहिए। पर देश का आदमी भी थोड़ा असमंजस में है कि असल में मांग क्या है किसानों की। देखिए, हमने उनके समक्ष जो बातें रखी थी उनमें से कोई भी नहीं। एक तो पुलिस केस वापस करने के सवाल पर थोड़ी बात आगे बढ़ी, जो लखीमपुर के कांड था उसको जो कंपनसेट देनी थी वो भी बोल रहे हैं अभी पड़ताल करके दे देंगे। ये दो बातों पर थोड़ा, और उन मांगों से कोई बात पर बात आगे नहीं बढ़ी। पर ये क्या मुख्य मांग है या मुख्य मांग आपकी एमएसपी को लेकर? नहीं, ये तो बाय प्रोडक्ट वाली मांगे थी ना।
मुख्यतः मांग तो एक थी कि जो बाहर से आप आयात करना चाहते हैं फसलें, उनके ऊपर जो ड्यूटी खत्म कर रहे हैं, एक तो वह, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट में से जो किसान की सहमति के बगैर जमीन छीनने का निर्णय है, और इससे भी जो किसान खेती संकट का हल करेगा, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाए, C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों के दाम दे, किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म करे। तो ये बड़ी 3 बेसिक मांगे थी जिनके ऊपर पूरा खेती सेक्टर निर्भर है। उस पे ऊपर तो मेहनत की माकूल कीमत मिले, कानूनी जामा पहनाया जाए, C2+50 फार्मूला वो इस्तेमाल किया जाए। सरकार क्या कहती है भाई, 18 जुलाई 2022 से एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी तो बनी हुई है, तो कहां पहुंची है सरकार? कोई जवाब देती है आपको जब पूछते हैं? पूछा है आपने ये सवाल? बिल्कुल, हमने 3-4 कमेटियों की रिपोर्ट दे दी। एक तो स्वयं प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के जब चेयरपर्सन 2011 की बात कर रहे हैं। 2011 उन्होंने कहा था भी एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। फिर 2018 में माननीय खेती बाड़ी मंत्री के जो बड़े अधिकारी, उन्होंने कहा था C2+50 से हम देंगे आपको बल। तो एक जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय था, उनको भी हमने उनके सामने रख दिया। अब ये 3 चीजें तो पहले हो चुकी हैं। और अब क्या कह रहे हैं? जब आपसे अर्जुन मुंडा मिले, पीयूष गोयल मिले, नित्यानंद राय मिले, आज चंडीगढ़ में भी बैठक हो रही है, तो क्या कहा जा रहा है? वो खाका कुछ खिंचता दिख रहा है या सब कुछ अधर में ही लटका हुआ है? हमने बड़ा सादा सा बोला है। वो कह रहे हैं इससे पहले हमें कमेटी बना के डिस्कस करनी पड़ेगी। हमने बोला कमेटियां तो पहले भी बहुत बन चुकी हैं, आप इसको ठंडे 1.25 साल से जो कमेटी है वो क्या कर रही है? 6 बैठकें हो चुकी, 27 चर्चाएं हो चुकी, 37 चर्चाएं हो चुकी। हाँ देखिए, उनके बारे में तो कुछ बोले नहीं भी। जब से हमें किसान आंदोलन में चिट्ठी आई है तो 2 साल से अधिक का समय हो सका। तो हमने बोला भी जो आप एमएसपी अनाउंस कर रहे हैं वो CACP की सिफारिश पे कर रहे हैं ना, उसका डेटा कलेक्शन करते हैं पूरे देश भर में। 23 फसलों पे आप तो अनाउंस कर रहे हैं, उसके ऊपर एमएसपी लीगल गारंटी दे दे हमें, हम तो इतना मांगते हैं। और बाकी फसलों पे उसी आधार पर बनाएं, और उसमें हमारी मांग लिख लें भी आगे से C2+50% को जोड़ कर फसलों के दाम देंगे। पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या डल्लेवाल साहब? कल भी मैं बात कर रहा था आपके लोगों से, परसों आप मेरे कार्यक्रम में थे। ये C2+50 पर ही एमएसपी तय होनी चाहिए, या जो मौजूदा एमएसपी है A2+FL कि उसे ही कानूनी जामा पहना दो, आगे आप बात करने को तैयार? हाँ देखिए, एमएसपी की गारंटी का कानून देना अलग विषय है और उसको C2+50 के हिसाब से देना अलग विषय है। तो पहली मांग क्या है आप? हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दे सरकार, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला C2+50 की बात हो रही है, ये इन्होंने हमारे साथ, हमारे संगठन ने एक बार आंदोलन किया 2018 में। तब हम उस समय के जो खेती बाड़ी मंत्री थे, उनके हाथ का पत्थर पड़ा हमारे पास, वो भी सरकार के सामने रखा कि उन्होंने ये कह कर दिया कि C2+50 के हिसाब से हमको फसलों का भाव हम देंगे। अब ये C2+50 क्या चिड़िया है भाई साहब? थोड़ा सा हटना, मैं ये ट्रैक्टर दिखाना चाह रहा हूं। वीर जी थोड़ा हटना, थोड़ा हटना, थोड़ा हटना एक बार ट्रैक्टर। ये देखिए C2+50 आपको समझाने की जरूरत है। C2+50 में क्या होता है कि जो पैसा लगता है, जो पैसा लगाता है किसान, उसका ब्याज भी है। अब ट्रैक्टर खरीदा, आप कार खरीदते हैं, आप कारोबारी हैं, तो आप डेप्रिसिएशन उस पर लेंगे। ट्रैक्टर की कोई डेप्रिसिएशन मिलती है क्या? जो ब्याज है जमीन का, जो पैसा लगाया, वो पैसा ब्याज के तौर पर क्या गिना जाता है इस रकम में? इसके अलावा जो आप खरीदी कर रहे हैं, टिलर लिया, हैरो लिया, रोटावेटर लिया, हार्वेस्टर लिया, क्या उसके पैसे लगाए जाते हैं? इस बात पर सरकार क्या कहती है? कारोबारी तो सारी चीजों का फायदा उठाते हैं, आपको क्यों नहीं दिया जाता? दरअसल जो सरकार की ओर से बात आती है ना संदीप जी, मुझे ये लग रहा है कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वो एक कमेटी बन गई, अब इसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ, वो तो कमीशन था, ये कमेटी की बात कर रहे हैं। एक कमीशन की सिफारिश आ चुकी है कि इस हिसाब से किसानों को तो ये रेट देना बनता है, दिया जाए, कम से कम बोला उन्होंने। अगर वो भी देने से सरकार अब ये कहे कि इसके ऊपर और कमेटी बनाने की जरूरत है,
मुझे लग रहा है तो चंडीगढ़ में जो बैठक होने वाली है, अगर सरकार ये मांग नहीं मानती तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। देखिए, आंदोलन रुकने की कोई संभावना कैसे होगी जब हमारे किसान को लगातार अभी तक अगर पूरे देश के किसान का आप आंकड़ा देखोगे 7 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुका पूरे देश में। जब हमारा किसान सुसाइड कर रहा है, हर रोज सुसाइड कर रहा है, तो तब तक तो ये आंदोलन रुकने की कोई संभावना नहीं। ये चुनाव से पहले ये आंदोलन क्यों याद आता है? सरकार ये बात लगातार कह रही है जी राजनीतिक साजिश है, विपक्ष के हाथ के आप मोहरा बने हुए हैं। देखिए, मैं क्लियर कर दूं कि चुनाव का समय लाया कौन? हम नहीं लाए। हमने तो इन लोगों को 1 साल पहले से मांग पत्र हमारे बार बार इनके पास जा रहे हैं, पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं। 3 मांग पत्र तो मैं आपको गिना सकता हूं। पूरे भारत के अंदर डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से मांग पत्र भेजा गया, फिर हमने गवर्नर के माध्यम से मांग पत्र भेजा गया, राष्ट्रपति जी को जाकर मांग पत्र देकर आए, प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र दे दिए। वो जब इनके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, उनकी वेट करते, जब उनको मांग पत्र देते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब मुझे बर्दाश्त की इंतहा हो रही है। बर्दाश्त की इंतहा हो रही है। पर बर्दाश्त की इंतहा में अब आप हरियाणा से क्योंकि ताल्लुक भी रखते हैं, अनिल विज कहते हैं चंडीगढ़ में बैठ के बात क्यों नहीं करते भाई, दिल्ली जाने का इतना शौक क्यों है, दिल्ली को दहलाना चाह रहे हैं। संदीप जी, हम माननीय गृह मंत्री हैं हमारे राज्य के अनिल विज जी, उनसे कहना चाहते हैं 13 महीने तो हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, उसके बाद जैसे डल्लेवाल जी ने कहा 26 महीने तक तो हम मांग पत्र जो हमारे थे, जो 9 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय से जो हमारे को चिट्ठी दी गई थी, जो उस पर लिख के दिया गया था, वो हमारी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए तो दिल्ली जा रहे हैं ना। कल अनिल विज जी का एक और बयान आया, वो कहते हैं हमारे ड्रोन जा रहे हैं, तो वो ऐतराज उठा रहे हैं, हमारे ड्रोन पंजाब में जा रहे हैं। तो हम कहते हैं आपका पंजाब और हरियाणा अलग थोड़ा जी, तो हमारे देश के किसान हैं, पूरे देश के किसान आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान बना दिया, भारत पाकिस्तान बना के, और आप ही कमेंट कर रहे हैं। एक तरफ तो आपने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें कर दी, हमारे ग्रामों के इतने हालात कर दिए भी, एक गांव से दूसरे गांव के लिंक। तो आप उकसा रहे हैं, लोग ये कहते हैं किसान देखिए अब रेला, ये 5 किलोमीटर लंबा रेला जी, बैरिकेड तोड़ देंगे, उत्पाती हैं किसान तो हमें परेशान करते हैं, ये भी तस्वीर दिखाई जा रही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये सुबह से कल डल्लेवाल जी ने दिखाया था, ये भी तस्वीर दिखाई जा रही है ना जी, ये दागे जा रहे हैं गोले, ये हमारे ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं, ये तस्वीर कौन दिखा रहा है? सरकार दिखा रही है ना। हमने तो हरियाणा में तो रुकने का कोई सिस्टम नहीं था, हम हरियाणा से हम भी दिल्ली जाना, ये पंजाब और पूरे देश के किसान पंजाब में जा रहे हैं, तो हम तो दिल्ली जा रहे हैं ना, अपनी ही देश की राजधानी में अपने ही देश का किसान जा रहा है। तो ये हरियाणा की सरकार की ठेकेदारी पिछली बार भी ले ली इन्होंने, 2020 में वो भी फेल हो गए, अब फिर ले ली, तो हम तो दिल्ली जाएंगे ना। दिल्ली जाएंगे तो ये कल जो एक अधिकारी पकड़ा है, पुलिस का मुलाजिम पकड़ा है, वो मुलाजिम हमने पकड़ के लेके आए, उसके बाद उसको ये देखा भी उसके साथ 20-22 बंदे थे, वो ईंटें इधर से उकसा के, जो पुलिस वाले आगे से रोकते थे, उनके हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को भड़का के उनको ईंट मारते थे तो आंसू गैस के गोले छोड़ते थे। अब किसान को बदनाम करने के लिए हरियाणा सरकार अपने ही मुलाजिमों को हमारे पंजाब वाले हिस्से में भेजकर और बदनाम कर रही है। उसके बाद उसको पकड़ के पंजाब पुलिस के हवाले किया, उसके ऊपर उसके फ़ोन पे कभी सीआईडी का, कभी जींद एसपी का, कभी सिक्योरिटी इंचार्ज का, कभी सिरसा से, पूरे हरियाणा से फ़ोन आ रहे थे। वो फ़ोन हमने जब आते थे उसको होल्ड करके मीडिया में भी दिखाई, सुनाए भी। ये सरकार तो इतनी चालें चल रही है हमारे किसानों को बदनाम करने के लिए भी, ये इतना नैरेटिव सेट कर रही है भी किसान नहीं को हुआ है, पूरे देश, बाहर के देश से आया। तो जब इतनी बड़ी बात हो रही है, पूरा देश देख रहा है, ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है, इसका हालात क्या किया जा रहा है। लेकिन एक एक जो हमारे किसानों के ऊपर हम कम बिल्कुल शांतमय तरीके से हमारे आगू साहबान बोल रहे थे, तो एकदम इकट्ठे हुए थे। मेजर सिंह जी, एक बात और दिल्ली में ये बड़ी चलती है कि आप तो बड़े बड़े किसान बड़े बड़े ट्रैक्टरों में घूमते हो जी, लैपटॉप का भी इस्तेमाल होता है, बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, स्मार्टफोन भी रखते हैं किसान, जीन्स पहनते हैं, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये बड़े किसानों का खेल चल रहा है। ये तो सिर्फ हमारे में फूट डालने के लिए कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रैक्टर देखो तो हमारे में लोन तो देखो कितना कितना है, एक ट्रैक्टर का 10-10 लाख तो हमने लोन लिया हुआ उसके ऊपर, वो नहीं देखते वो सिर्फ ये देखते हैं, ट्रैक्टर देखते हैं। हमने खेती करनी है, छोटे संद के साथ अब खेती नहीं होती है, हमें लोन लेने पड़ते हैं। अगर हम इतने अमीर होते आत्महत्या क्यों करते? बताओ। सबसे ज्यादा खरीदी जो एमएसपी पर हो रही है, गेहूं और धान की बात करूं तो पंजाब उसमें सबसे ऊपर है, पर सबसे ज्यादा आवाज आप ही लोग बुलंद करते हैं। फिर हमें
हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमें ज़्यादा घाटा पड़ता है। और आप ज्यादा जागरूक हैं और ज्यादा आपको ज्ञान है इस बात का। ज़्यादा हम मर रहे हैं, हमें कनेक्शन बोर लगाने पड़ते हैं, सब कुछ, इसीलिए हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है। पर इस बात को लेकर पंडेर साहब बड़ी दिलचस्प बात है ये कोई सवाल नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहीं के किसान सड़क पर क्यों उतर आते हैं, बिहार का क्यों नहीं उतरता। बिहार में तो एपीएमसी आ गई थी 2005 में, 42,000 रुपए तो कुल जमा उनकी आय है पूरे साल की, 3,500 रुपए महीना। तो ये बात कंपेयर क्यों नहीं, ये तुलना क्यों नहीं की जा रही है खुलकर। देखिए, ये पहले भी जो बातें कही जाती थी खत्म हो गई। जो बोलते से भी 3 कृषि कानून ठीक है। हमने बिहार की उदाहरण दी अपने 2005 की, तब तो उनको मंडी तोड़ दी गई। तो बिहार वर्सेस पंजाब के किसान को देख लो। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ी सी स्थिति किसानों की ठीक है तो वहाँ ये फसलें थोड़ी सी खरीदी जा रही है। अगर यहाँ भी खरीदी नहीं होती तो किसानों की हालत इससे भी दयनीय हो। और आज की तारीख में किसान की आय कितनी है? 10,218 रुपए। आय तो दोगुनी होनी थी 31 दिसंबर 2022 तक। ये आंकड़ा कोई नहीं बताता। ये आंकड़ा कोई नहीं बताता कि विशुद्ध किसानी से आज की तारीख में एक किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। मजदूरी से वो ज्यादा कमा रहा है। किसान इतना मजबूर हो गया कि वो मजदूर बनता जा रहा है। संदीप जी, बात ये है कि जो हमें जो रेट मिलता है अब एमएसपी का, ये एक तरह का वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर सिर्फ जिंदा रखने के लिए लगाया जाता है। अब जो वेंटिलेटर है, अब अगर उसको भी कमजोर कर देंगे तो फिर किसान जिंदा कैसे रह पाएगा। तो वेंटिलेटर का खर्चा भी तो बहुत होता है। वो बहुत सारे अर्थशास्त्री ये बताते घूम रहे हैं 17 लाख करोड़ रुपए का बजट का इस्तेमाल हो जाएगा। 36% है वो हमारे 45 लाख करोड़ के बजट का। संदीप जी, 60% लोगों पर अगर इतना खर्चा करना पड़े सरकार को, जो सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवा रहा है देश में, और जो सेक्टर कोरोना काल में भी आगे बढ़कर उसने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, तो उस पर अगर इतना खर्च करना, हालांकि इतना खर्च होगा क्या? नहीं, इतना नहीं होगा। हमारी एक्सपर्ट से बात हुई है, ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बहुत बड़ा। ये आंकड़े आए कहां से? आपने सरकार से पूछा कि जी ये 17 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से आ गया? पिछले साल की खरीदी 2,28,000 करोड़ की है कुल मिलाकर। देखिए संदीप जी, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो वो बता रहे हैं कि हमें 17 लाख करोड़ रुपया का बोझ पड़ेगा हमारे खजाने के ऊपर। और जो इसको ये नहीं देख रहे कि जो हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होंगे वो कहीं आप दरिया में, नदियां में तो नहीं फेंक दोगे। और जो खरीदोगे उसे आगे बेचोगे। हाँ। और उससे जो आय होगी वो इससे निकलेगी या नहीं निकलेगी? पर महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई कहीं नहीं बढ़ेगी। हाँ। अगर इनकी नीयत साफ हो तो महंगाई बढ़ने की संभावना एक रत्ती भर भी नहीं। मामला क्या है कि ये देखिए, अगर कारपोरेट का एक कारपोरेट का ट्रैक्टर जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोहे का अगर हिसाब लगाओगे तो 2 लाख से ऊपर नहीं है। वो कितने का बिक रहा है? 12-14 लाख का बिक रहा है। उसकी कीमत नीचे लाएं। अगर उसकी कीमत नीचे लाएंगे तो वो अपने आप अनाज सस्ता पैदा होगा। हमें जो पेस्टिसाइड ले रहे हैं हम, उसके ऊपर इतना संदीप जी लूट हो रही है कि 1 लीटर का जो डिब्बा होता है उसके ऊपर रेट जो लिखा जाता है MRP, वो लिखा जाता है 800 रुपये पर लीटर, लेकिन बिक रहा है 200 रुपये पर लीटर में। इतनी उसमें गुंजाइश छोड़ी गई है लूटने की। जब 200 में भी दिया जाता है तब भी उससे कमाई की जा रही है। ये जो कारपोरेटों के पक्ष में ये बातें जा रही हैं, इनको अगर अंकुश लग जाए, ये जो रियल रेट में जितने की है, अगर 50 की लीटर है तो 50 का फार्मर को मिले। अगर ट्रैक्टर 2 लाख का है तो 2 लाख। ये लागत की भी तो बात आ गई। हम जब एमएसपी की बात करते हैं, लागत के आकलन पर सारे खामोश क्यों हो जाते हैं? जी एमएसपी बढ़ा दी 5% या एमएसपी बढ़ा दी 10%। आपकी खेती की लागत पिछले 3 सालों में कितनी बढ़ गई वीर जी? बहुत बड़ी है। ये हरियाणा से 30%, 25-30 की 40-50% ही बढ़ी हुई है जो लागत हमारी। क्योंकि लागत है हमारी लागत इसलिए बढ़ गई है क्यों जो भी चीज हमने लेनी है वो महंगी है। जो चीज हमने बेचनी है, खाद हो, बीज हो, खरपतवार हो, ये ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा था, इसके टायर हो, इसके रिम हो, सब पर 18% 28% जीएसटी लग रही है।
कोई भी चीज़ है, चाहे वो डीएपी है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे कोई का भी। तो कट्टा 50 का 40 किलो का कर दिया। हाँ, डीएपी का भी कर दिया, यूरिया पे भी 10 किलो कम कर दिया। और जो ये कहते हैं एमएसपी मिल रही है, हम कॉटन पर, हम हरियाणा के यहाँ कॉटन बेची, एमएसपी पर खरीदी नहीं, 4500 को बिकी है, जो कि 7020 रुपये कॉटन का रेट था। एमएसपी कर क्या खरीदा है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो गमार की फसल है उसको सरकार ने फसल ही नहीं माना, उसको सरकार बनती है, ये तो है। और हरियाणा सरकार तो अब ये कह रही है भावांतर, बाजरे बूजरे पर भावांतर भी 300-400 रुपए का जितना फर्क आया वो सरकार ने दिया। क्या वो एक हल हो सकता है? नहीं हो सकता हल, ऐसे नहीं हो सकता कि भाव है जो बाजरे का एमएसपी का, उसका और जो व्यापारी खरीद रहा है, व्यापारी तो नीचे खरीद रहा है बहुत ज्यादा, और उसकी भरपाई कर रही है ना सरकार। भरपाई नहीं हो रही। हो 300 रुपये से या 400 से क्या इससे भरपाई होगी? जो एमएसपी से 1200-1000 रुपये कम बिक रहा है, तो 300 से कैसे भरपाई? 300 से कैसे काम चलेगा? तो ये काम आपको लगता है ये कितने आंदोलन करोगे, कुछ हल भी निकलेगा, या बस सड़क पे ही बैठना यही किस्मत में लिखा है? वह किस्मत में तो ये जी निकलेगा हल, होने तो पूरे जोर नाल आ रहा सारा देश जी, पूरा जिन्ना भी तन मन ते जोर ला के जी, ਜਿਹੜੀ मोदी सरकार है ਇਹਦੀ गोडियां लवा के ही छड्डांगे, हुण लगवा के ही छोड़ेंगे। आप बुजुर्ग भी हैं, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, आपके बेटे भी खेती करते हैं, आप चाहेंगे वो खेती ही करते रहें? जो किसानी का, खेती का हाल हो गया देश में, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ 40-20 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ नहीं। इस करके ਅਸੀਂ आपे ਛੱਡ देंगे, सरकार ने ले ही लेने। दिल्ली में बैठे लोग बताते हैं अरे किसानों की तो मौज है, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, ये तो खामा-खा का झंडा बुलंद करते रहते हैं, आंदोलन जीवी हो गए हैं आप लोग। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? 5-5, 600 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ 20-20, 25-25 ਪਾਵਰ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਤ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਡੇ 1-1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, वो साडा पानी मुफ्त ले रही है, पानी सानू देना चाहिए पंजाब नूं। आप युवा हैं, थोड़ा सा एक बार आगे खड़े होइएगा, आप आ जाइए, आप आ जाइए। अब सरकार कहती है, अखबारों में, टीवी चैनलों में ये बात आई जी, देखिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, किसानों का कितना सम्मान कर दिया, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया। तो यहाँ तो सरकार सम्मान कर रही है किसानों का, आप कह रहे हैं आपका कल्याण नहीं हो रहा। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, 10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਕਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਮੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਏ ਬਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਆ? सरकार को दिखते नहीं है किसान, क्या ऐसा है? बिल्कुल जी, अगर हमको हमारी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा, आप कह रहे हो कि C2+50 है, उसके उल्ट जो सरकार लागत के मूल्य पे ही तय करती है, अगर उसका बीच का डिफरेंस नहीं पूरा हो रहा तो हमारी लागत कहाँ से पूरी हो जाएगी? हम तो कर्जदार भी हो रहे हैं और हमारे किसान खुदकुशी भी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे जी? धीरे धीरे हमारी ज़मीन भी इस तरह कर्जदार बैंक के पास हमारी रहन है, लोन बड़े बड़े हुए हैं, लोन ताँ हुए हैं अगर ये धुआं है, इसके कारण आप देखिए हमारी लागत कहाँ पे चली गई। बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनरी हमको खरीदनी पड़ रही है, उसका कौन देगा इंटरेस्ट? कोई इंटरेस्ट? आप कानून को कानून ही नहीं मानते। दिल्ली में बैठे तो लोग ये कहते हैं ना, पराली भी जलाओगे, आंदोलन भी करोगे, एमएसपी भी चाहिए, मांगे बढ़ती चली जाती हैं। कोई शौक थोड़ी है जी हमको आंदोलन करने का। हम यहाँ पे बैठे हैं सड़क पे बैठना किसको शौक है? जो वहाँ पे बैठे हैं मंत्री, उनको बोलिए कि हाँ आके सड़क पे देखिए कैसे बैठा जाता है। 10 दिन हमारे साथ खेत में लगाइए, कैसे काम होता है ग्राउंड जीरो पे। सिर्फ पेन चला के थोड़ी काम होता है। और मंत्री बदल दिए जाते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री विधानसभा चुनाव में भेज दिए जाते हैं, फिर अब एक नए मंत्री आ गए। इससे प्राथमिकता कितनी दिखती है सरकार की? सरकार अगर किसान के लिए संजीदा होती तो ये जो आंदोलन हो रहा है इसकी नौबत ही ना आती जी। किसान का बेटा बॉर्डर पे है, किसान खेत में मार रहा है जी, सड़क पे मार रहा है,
सरकार संजीदा ही नहीं है। किस मंत्री का बेटा किस बॉर्डर पे है, कौन सा मंत्री खेती कर रहा है? ये तो सिर्फ बंद कमरों में बैठकर सिर्फ पेन चलाना जानते हैं। पर कागजों में तो 40% से ज्यादा हमारे सांसद वो किसान है। नहीं, वो कागजों में ही है ना जी, हकीकत में नहीं है जी। जो किसान है, किसान तो ये बैठे हैं जी सड़कों पे, वो बैठे हैं जी हमारे किसान लीडर, वो तो कागजों में ही है। किसान और किसानी क्या प्राथमिकता नहीं है सरकार की? आज संदीप जी, किसान का बेटा पढ़ लिख कर वो खेती क्यों नहीं करना चाहता? जब मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनना चाहता है, अफसर का बेटा अफसर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मेरे जैसे पत्रकारों के बहुतों के बेटा बेटी पत्रकार बन गए। पर किसान का बेटे का क्यों खेती से मोह भंग हो रहा है? इसका कारण ये सरकारें हैं, इनकी गलत नीतियां हैं। जो खेती है ये अब नुकसान का धंधा हो गया है, मजबूरी का धंधा है। किसान मजबूरी में खेती कर रहा है, वो अपने शौक से नहीं कर रहा है। बहुत से लोग ये कहेंगे क्यों मजबूरी में मरे जा रहे हो, छोड़ दो किसानी। क्या करे फिर, कहाँ से चलेगा ये देश? जब ये देश आज़ाद हुआ था तब सरकार ने हमें कहा था कि लोगों बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, ग्रीन रेगुलेशन लेके आई सरकार जे, और वो हमारे किसानों ने दिन रात मेहनत करके इस देश के जो अन्न भंडार है उसको भर दिया। आज जब जो भर गया उसके बाद क्या हमें सरकार को नहीं चाहिए कि इन किसानों की हालत भी सुधरे? किसानों की हालत पर देखिए, कोरोना काल भी आया, सारी अर्थव्यवस्थाएं गोता खा गई। 23.9% हमारी अर्थव्यवस्था गोता खा गई। वो आप लोगों के मजबूत कांधों ने 3.5% की विकास दर से हमारी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, वो आपके बल पर है। उसका इनाम क्यों नहीं मिलता है किसान को? संजीव जी, बात ऐसे है, मैं अपने तरीके से बोलूँगा, जो आप पूछ रहे हैं वैसे वो नहीं है। सबसे पहले बात यह है, जो दिखता वो होता नहीं है। जो दिखता वो होता है। जैसे आपने ट्रैक्टर देख लिए, गाड़ियाँ देख ली, वो कैसे चला रहा वो चलाने वाले को पता है। सबसे बड़ी बात जो हमारा क्या है ना, हमारा बेस मजबूत नहीं है। बेस मतलब मीनिंग हमारे क्या है, ज़मीन हमारे पास कितनी है, ज़मीन की रेशो क्या है, 1.5 किला 2 किला 2.5 किले। ये ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये 50,000 रुपया किला ठेके का ठेके उसके ऊपर चला रहे हैं। उसके अलावा जब जैसे नेचुरली मार आती है उसके बाद ज़मींदार का क्या बचता है? अभी आलू की फसल है, आलू की फसल में 50,000 रुपया खर्चा है, 50,000 के आलू हो रहे हैं। जिम्मेदार को कौन पूछ रहा? कोई पूछ रहा उसका 50,000 खर्चा आके तेरा 50 ही मिल रहा तेरे को? कोई पूछ नहीं है। और अगर बजट बनाया जाता है, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं तो एसोचैम, फिक्की, CAI सबके नुमाइंदों को सरकार बुला लेती है, किसानों के नुमाइंदों को बुलाया ही नहीं जाता। इसके अलावा दिन बर दिन जो किसान की जो प्रॉफिट है वो कम होता जा रहा है। लेबर के दाम बढ़ रहे हैं, दवाइयों के बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, मशीनरी के बढ़ रहे हैं। जिम्मेदार जो इसकी जो इसका जो ये तो बता दिया जाता है MSP कितनी बढ़ाई, पर ये नहीं बताया जाता कि लागत कितनी बढ़ गई। जिम्मेदार दिन बर दिन जो उसकी प्रॉफिट वो कम हो रहा है। और इसमें एक वो CACP नाम की जो चिड़िया है, वो चिड़िया कहाँ घोंसला बनाए बैठी है और कभी उसके अध्यक्ष नहीं होते। ये CACP असल दिक्कत वहां आती है, वो कह देंगे जी 162 रुपए गन्ने की लागत है 1 क्विंटल बोने में। मैंने कई बार बोला भाई मेरे खेत भी ले लो, 162 में बो के दिखा दो, या 1150 रुपए में गेहूं हो जाता है। ये आंकड़े कहां से आते हैं, ये आपने पूछा है कभी सरकार से? पंडित हमने पूछा, हमने ये भी कहा भी आपके जो ऑफिसर है वो हमसे बैठ के कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, पर वो तैयार नहीं है, बोलते कमेटी बना दो। हमने बोला अभी 10 मिनट अलग हो जाओ हमसे, इधर अधिकारी बोलो, हम सब कुछ नेट से आपकी CACP से आंकड़े उठा लेते हैं, हम आपको कुछ बता देते हैं। लेकिन वो तो सिर्फ टालना जानते हैं। और हमने तो इससे आगे जाकर भी बातें की हैं जो देश के सामने जानी चाहिए। फिर जो 23 फसलों का रेट अनाउंस कर रहे हैं तो CACP की रिपोर्ट के अनुसार कर रहे हैं, उस पर लीगल गारंटी कानून बना दें, कोई जरूरत नहीं। आगे की कैलकुलेशन हम आगे करते रहेंगे। हाँ, वो बोले नहीं, पहले कमेटी बने। वो तो कमेटी तो है ना डल्लेवाल साहब। सवाल मैं फिर ये कह रहा हूँ संदीप जी, जो कमेटी है, अगर उस कमेटी जो कमेटी बनी हुई है ना, जो उन्होंने बनाई पिछले आंदोलन के दौरान, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, उस कमेटी जब भी कोई कमेटी बनती है उसके टर्म्स एंड रेफरेंसेस लोगों के पास जाते हैं, सामने जाते हैं कि ये क्या क्या करेगी। उस कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंसेस में कहीं पे भी ये बात नहीं अंकित की गई कि ये MSP की गारंटी का कानून देने पे काम करेगी। ये तो पहले, और वो कब देगी, क्या सिफारिश देगी, उसकी कोई समय सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं। मैं इससे भी अलग बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे
प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मुख्यमंत्री जैसे पहले भाई साहब ने बात कही है, उन्होंने 2011 में जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं के हाथ की रिपोर्ट है, उस सरकार को उन्होंने सौंप कर ये कहा कि एमएसपी की गारंटी का कानून देना चाहिए किसानों को। अरे भाई, आप अब तो वो आदमी वही सत्ता पे बैठा है जिसके हाथ की वो रिपोर्ट है, अब उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा। अब इसके ऊपर इसका मतलब ये है कि या तो फिर उस समय मोदी जी की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, उस समय कमेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं थी। अगर वो रिपोर्ट ठीक थी तो फिर उसको लागू करने के लिए अब और कमेटी की क्या जरूरत। पर इसमें एक और दिक्कत आ जाती है क्या पंडेर साहब, अब आपकी जो पूरी फेहरिस्त है, मैंने देखा 13 मांगे हो गई हैं। अब आम आदमी ये सोचता है कितनी मांगे, और पिछली बार भी जब आप आंदोलन कर रहे थे तो सरकार ने कहा कि जी इनकी 3 बड़ी मांगे थी, 2 हमने मान ली, 5 में से 3 मान ली, वो परसेंटेज निकालने लगते हैं। तो यहाँ पर भी अब वो कहते हैं 90% मांग, अर्जुन मुंडा कह रहे हैं 90% मांग तो हमने मान ली है, और सरकार बात कर रही है, सरकार तीसरी बार आपसे बात कर रही है ना पंडेर साहब। बिल्कुल, देखिए संदीप सर, अर्जुन मुंडा जी से कहिए आपके चैनल पर हमारे साथ आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब पता चलेगा ना देश को या हमें क्या दे रहे हैं, तब पता चल जाएगा सरकार क्या दे रही है और क्या नहीं दे रही है। अब देखिए, बिजली संशोधन बिल था, अब इन्होंने उनका एक्ट बना दिया, ये बड़ी बात है। ये तो दिसंबर 2020 में ही पहली सहमतियों में वो अध्यादेश ही था, पर वो आज तक वापस नहीं हुआ। नहीं, उसको एक्ट बना दिया 2023, अब बन गया। उसमें से किसान और किसी की सब्सिडी को निकाल दिया, अब सब्सिडी दे। 2 बातें थी, पहले 1948 का एक्ट था हमारा बिजली एक्ट, उसके ऊपर 2003 एक्ट हुआ, उसमें बोला गया कि कारपोरेट बिजली पैदा करने का अधिकार लेंगे। ये एक्ट में ये प्रावधान कर दिया भी बिजली बेचने का अधिकार भी कारपोरेट को आ गया। पंडेर साहब, जब आप ये डिटेलिंग करते हैं, सवाल यही आता है, आदमी कहता है यार कितनी मांगे हैं, एक मांग मनवा लो पहले, उसके बाद कोई और मांग आए, लंबा चौड़ा एक चिट्ठा आप पेश कर देते हैं। नहीं, लंबा चौड़ा चिट्ठा नहीं पेश करते संदीप जी, ये कमिटमेंट्स हैं पहले वाले आंदोलन की, जो ये अभी मान अब ये मांग नहीं है, ये तो सरकार ने जो भरोसा दिया था उसको याद दिला रहे हैं आप। सरकार की कमिटमेंट्स हैं। पिछले आंदोलन में जब हम वहां से उठे थे तो उस टाइम जो ये सभी केस वापस लेने की बात है, ये भी सरकार ने रिटर्न में मानी थी। लखीमपुर खीरी का इंसाफ देने की भी बात सरकार ने मानी थी, और ये दूसरी जो हमारी बड़ी मांगे हैं एमएसपी की, इस पर भी सरकार ने आगे इसको लागू करने की बात कही थी, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं करती है। अब जिस तरह से अर्जुन मुंडा जी झूठ बोल रहे हैं, इससे वो गुमराह कर रहे हैं सब। तो ये भरोसा क्यों नहीं कायम हो रहा। एक और चीज इस किसान आंदोलन को लेकर जो कही जाती है कि ये एक जाति विशेष, अरे ये तो ये जाट आ जाते हैं, यही सारा रोड़ा काटते हैं। आप तो जाट नहीं हैं, आप क्यों का आंदोलन में खड़े हैं? दिल्ली वालों की माने तो बस सिर्फ ये जाटों के ही पेट में तकलीफ होती है। में हम किसान हैं, हम तो चंडीगढ़ में भी आए हैं, और किसानों की मांग बहुत जरूरी है, जायज है, और जो सरकार है वो किसानों के लिए अनदेखी कर रही है, किसानों के ऊपर जुल्म कर रही बराबर। किसानों की मांग कोई नाजायज नहीं है, हम तो वही मांग रहे हैं जो सरकार ने कहा था, एमएसपी की गारंटी, और किसानों तो वादा सरकार का था वही याद दिलाया जा रहा है। एक मिनट, थोड़ा भाई साहब आप आगे आइए ना, मैं कारण है क्यों कह रहा हूं, आप आइए। हाँ, पंडेर साहब 1 मिनट के लिए बस रुकिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, यू आर वेरी अनलाइक अ किसान। दिल्ली वाले जो कहते हैं ना, अरे भाई टी-शर्ट पहन रखी है, जीन्स है, पढ़े लिखे हैं, किसान जीन्स नहीं पहन सकता, लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर सकता, आईफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, वो तो कहते हैं फिर आप किसान ही नहीं है। यही गल कर किसान क्यों नहीं है भाई साहब जी? हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारे पहले दादा परदादा अनपढ़ थे, अभी हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे, हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते लैपटॉप वगैरह सब कर सकते। आपने मीडिया की भी बात की, आपने चुनौती दी कि अर्जुन मुंडा आ जाएं एबीपी न्यूज पर मेरे सामने, मैं एंकरिंग करूं और आप दोनों से सवाल पूछूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आप पत्रकारों की बात करते हैं, पर पत्रकारों को लेकर भी किसान आंदोलन में कि भाई ये गोदी मीडिया हो गई, पत्रकार भी तो अपना काम कर रहे हैं, कल भी पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, क्या उसके लिए आप अफसोस भी जाहिर करेंगे? देखिए संदीप जी, पत्रकार, अगर मैं कहूं, पत्रकारों की ही वजह से हमारा आंदोलन पूरे वर्ल्ड में गया है। मुझे बहुत खेद है इसके ऊपर कि जिस भी पत्रकार के साथ जितना भी हुआ उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं,
पत्रकार हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, हमारे लड़के हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि जहाँ शेलिंग हो रही है वहाँ जब हमारा एक आध नौजवान खड़ा है ना, वहाँ पे पत्रकार भी खड़ा है। पत्रकारों को भी गोली लगी है, 2 को। हाँ, पत्रकारों को भी वो लग रही हैं। तो आपके आंदोलन का वो भी हिस्सा है। लेकिन मामला क्या हो गया दरअसल कि पिछले आंदोलन में पत्रकारों ने एक लाइन बना दी, खींच दी, जिन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम तो मोदी के पक्ष में ही बोलेंगे, भले मोदी जो चाहे करे। तो वो वहाँ से एक नैरेटिव बन गया कि ये तो भाई मोदी गोदी मीडिया बन गए, गोदी मीडिया बन गए, गोदी मीडिया बन गए। अब हमारे लोगों को ये नहीं पता। भी एक चुनौती है क्या आपके सामने? देखिए, मीडिया को हैंडल करना भी। बिल्कुल। पर मीडिया के साथ देखिए, हम तो काम कर रहे हैं ना। मैं पूछूंगा सवाल और मैं आपके सामने डट के, जितने टेढ़े सवाल हो सकते हैं, कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल, सवाल मेरे टेढ़े होते हैं और टेढ़े ही रहेंगे। सवालों से हम बिल्कुल नहीं डरते। सवाल से सवाल करे कोई बात नहीं है। 2 बातें हैं। अब भी कुछ मीडिया बोल रहा है अभी ट्रैक्टर नहीं टैंक है। ये मोदी के खिलाफ नफरत भर कर आए। हम नहीं भाई, देख लीजिए, हम किसी के खिलाफ नफरत। हम कहते मीडिया हाउस और होता, मीडिया कर्मी और होता है। इस बात को समझे। हम नहीं चाहते आलोचना करना, हमारा किसी का भी जन्मत सिद्ध अधिकार है। हम डरते नहीं, हम तो अपनी बात का जवाब देने के लिए तैयार है। पर हमारे खिलाफ नैरेटिव मत बनाएं। कितना लंबा आंदोलन करेंगे? सरकार नहीं मानती तो? हम चाहते हैं, हम ऐसा चाहते नहीं। ये बात आप कह लीजिए। हम ना तो दिल्ली जाना आने का सवाल है, ना बैरिकेड तोड़ने का आने का सवाल है। मांगे मनवानी हमने, मांगी मनवानी। उनको बोलिए मान ले, घर जाएंगे। एमएसपी को कानूनी जामा पहना दीजिए, बात खत्म। बाकी चीजें बाद में भी हो सकती हैं क्या? नहीं, चलो वो देखिए संदीप जी, बाकी चीजें बाद में होने के मामला जब एमएसपी की गारंटी का कानून देते हैं, तो वो जो दूसरा मामला है ना जी किसानों के ऊपर कर्ज का, वो बहुत सीरियस मैटर है। आज कर्ज हमारे किसान को लगातार निकल रहा है। किसान रोज हमारे हाथ से 4-5 किसान उनकी जान जा रही है। उनको बचाने के लिए इमीडिएटली अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, एक बार ऋण मुक्त करना जरूरी है, और सेकंड बात एमएसपी की गारंटी का कानून देना जरूरी है, और उसके आगे डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार अगर उसको भाव मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि किसान आगे से कर जाए। कितना लंबा आंदोलन करने को तैयार हैं? पिछली बार 378 दिन 750 किसानों ने जान भी गंवाई उसमें। हम एक दिन भी नहीं बैठना चाहते। ये सरकार से पूछे भी। सरकार नहीं मानती तो? मैंने तो ही बोला भी सरकार कितना देर हमें से आंदोलन करवाएगी, ये सवाल नहीं, हम करेंगे कितना, वो कितना दिन हमसे आंदोलन करवाएंगे। चुनावी टाइम भी है, राजनीति हावी होती है। पिछली बार भी आंदोलन पर राजनीति थोड़ी हावी हो गई थी। ये भी एक समस्या, एक चुनौती है आपके सामने। नहीं होने देंगे। हमने बोला अपनी स्टेज से किसी भी पार्टी को आप नहीं आने। मैं एक और बात करूं, जो भाजपा के समर्थक है डालें भाजपा को वोट। हमारी मांगे सही है तो हमारा समर्थन करें। बात सवाल राजनीतिक आपको कोई लेना देना नहीं। ना देखिए, पिछली बार हमारा संदीप जी एक इतिहास रहा है। अगर आंदोलन गैर राजनीतिक रहा, नॉन पॉलिटिकल रहा, किसी पॉलिटिकल को हमने हमारी स्टेज के करीब नहीं आने दिया, इसीलिए जीता है। क्योंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी का आदमी भी होगा, बीजेपी का आदमी भी होगा, कालियों का आदमी भी होगा, कांग्रेस का आदमी होगा, आरजेडी का आदमी होगा। सभी तो पार्टियों के लोग हमारे किसान हैं ना। अगर हम इसको पॉलिटिकल होने से बचाकर रखेंगे तो सभी किसान हमारा। पर ये अभी सिर्फ पंजाब के किसान संगठन ज्यादा लामबंद हो रहे हैं। अभी हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बीकेयू, राकेश टिकैत, इन सब लोगों को नहीं देखा। खबरें ये भी आ रही हैं कर्नाटक से एक बोगी भरी हुई आ रही थी, उसको कहीं रोक लिया गया मध्य प्रदेश में। बाकी देश के किसान आंदोलन नहीं करते, आप ही करते हैं। नहीं, ये अखिल भारतीय किसान आंदोलन नहीं, ये पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन। बिल्कुल नहीं, बिहार वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहा, अन्य राज्यों में। आप पता कीजिए, यूपी के जिन किसान संगठनों ने हमें समर्थन दिया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कल गिरफ्तार किया गया। हाँ, ऐसे नहीं बात है, सब हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी तस्वीर जो उभर कर आ रही है शंभू बॉर्डर से, वो ये कि सरकार भी अपनी और ये किसान भाई भी अपने, लेकिन भरोसा, एतबार, उसकी कमी है। एक ट्रस्ट डेफिसिट है। किसान कह रहे हैं कि हम मांग नहीं रहे, ये सरकार ने भरोसा दिया था। जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस भरोसे को अमल में लाने की बात हो रही है। तो इसमें नैरेटिव गढ़ने के बजाय, और जैसे बातचीत अभी चंडीगढ़ में चल रही है, बातचीत के जरिए अगर हल निकले, उसमें किसान का भी कल्याण है, देश भी खुशहाल होगा, आम आदमी भी परेशान नहीं होगा। क्या ये हो पाएगा? यही देखने वाली बात है।